अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी सऊदी MBAs gets to nation theory as final settlement। फेस टू फेस की वीडियो जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंजरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। भाई सरकारी बात होगा। लेट्स एक और दलाल मुसलमान मिल गया दुनिया में, मुझको नहीं पता। सुनो, Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. Sorry, Mia, you are wrong. Israel is 3,000 years old. 50 साल बाद जो सऊदी अरेबिया के शेख को अकल आई है, ये रिजवान अहमद को अकल तब आ गई थी जब रिजवान अहमद 16-17 साल का था और अपने खाने के टेबल पर बैठकर अपने फादर के साथ डिस्कस करता था कि विदाउट टू नेशन थ्योरी इस जगह का कभी सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। तो साथियों, ये 9x8 का कमरा वैसे 72 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बहुत काम की जगह हो गई है, या यूं कहें काम की इस मारे हो गई है, क्योंकि इस मुद्दे को आपके भाई ने 35-40 साल शिद्दत से पढ़ा है। भैया 9x8 यानी 72 से कोई लेना देना नहीं है, पर 9x8 में बैठकर बोली बात, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी सैटेलाइट से कहां जा रही है और कहां से डाउनलोड हो रही है मिडिल ईस्ट में। भैया ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज इस तरह से चल रही है, ये कमबख्त लग रहा है जो यहां से बोल रहे हैं ये वहां सुना जा रहा है। छोटा सा वीडियो है, देखना मुंह से निकली दो बात कैसे सत्य हुई है। और एक जो मोहम्मद बिन सलमान ने प्रपोजल दिया है उसका भी विश्लेषण कर लूंगा, और आप लोगों को सेटलमेंट्स ऑफ इजराइल के बारे में जो पैलेस्टीन लैंड था उसका थोड़ा सा इतिहास भी बता दूंगा। कोशिश करा है इस टॉपिक में, अगर कोई मेरे पूरे 14-15 वीडियोस देख ले तो ये नहीं कि आज वॉर हो रही, यार इतने मर गए, ये हो गया, वो भी जब होगा तब बताया जाएगा। पर इस 14-15 दिन में जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होता है, मैंने एक मौका ढूंढा, इस वक्त को एक अच्छी तरह यूटिलाइज किया कि पूरी आप लोगों को 3,500 साल की हिस्ट्री, वहां के लड़ाई का तरीका, जंग का तरीका, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, जितना भी बता सकूं छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बताने की कोशिश करी। तो आज का वीडियो भी जरूर देखिएगा, जाहिर बात है कोई नई चीज दूंगा। इतने मर गए, इतने बम फट गए, ये काम मीडिया में भी आप देख सकते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो बात हो रही थी 9x8 के कमरे की। तीसरी बात बता रहा हूं, 72 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो साहब आपके भाई ने जब एड जानी इजिप्ट बॉर्डर से शुरू हुई तो आपके एक भाई ने बात बोली थी, मेरे हिसाब से ये अलाउ नहीं होनी चाहिए थी, या यूं कहूं होनी तो चाहिए थी, लेकिन तब होनी चाहिए थी जब जो 199 हॉस्टेजेस, 3 महीने का बच्चा, डायपर पहना हुआ, 85 साल की बुजुर्गवार, उनको जो बंधक बना रखा है, इजराइल को यह इंश्योर करना चाहिए था कि जब तक वो नहीं छोड़े जाएंगे हम एक पानी का कतरा भी अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि बाइडेन साहब ने इजराइल को यह बात समझाई है कि थोड़ा एड आप अंदर जाने दीजिए, 15-20 ट्रक अंदर जाएंगे। जब उसका वीडियो कवरेज होगा, जब दुनिया देखेगी, तो ये जो तुम पिटाई कर रहे हो, फिर ये आराम से इसकी ठुकाई पिटाई करते रहना। एड जाने के बाद ये जो स्पिल ओवर का डर था मिडिल ईस्ट में कि और कोई भड़क ना जाए या इस्लामिक वर्ल्ड ना भड़के, इसके लिए मामू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी सी एड अंदर डाल दो। जी सुना। और अब आप ये लेटेस्ट खबरें देख लीजिए। Israel ups attack. Israel increases raids. Israel does record bombardment after aid. मैंने यही कहा था, ये दुनिया को मामू बनाने के लिए जो पॉपकॉर्न की तरह फुदक रहे हैं, उनको मामू बनाने के लिए ये एड दी गई है। जैसे ही एड अंदर जाएगी वैसे ही बमबारी में तेजी आ जाएगी, और बहुत तेजी आ जाएगी, और तेजी और बहुत तेजी इतनी आ गई कि 4,800 का आंकड़ा पैलेस्टीन की, हमास की के जो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर क्या होगा, हेल्थ आतंकवादी जो है उसने बताया है 4,800
और यकीन करिए जब बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर रही हैं, ना कोई वहां सुनने वाला है, ना वहां कोई बचाने वाला है, ना वहां एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं, ना वहां जेसीबीज पहुंच पा रही हैं और वर्क कर पा रही हैं। तो 4800 का आंकड़ा तो इनके हेल्थ टेररिस्ट ने, वैसे तो हेल्थ मिनिस्टर है, आसान भाषा में मैं हेल्थ टेररिस्ट बोल सकता हूं, हेल्थ टेररिस्ट ने कबूला है। और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो लगभग बताया जा रहा है 6 और 7 हजार के बीच में। आपके भाई ने पहले दिन बोला था, प्रभु जितने ठोके हो उससे 10 गुना ठोकेगा इजराइल, और देखते जाओ 4-5 दिन में ये आंकड़ा 10,000 के आसपास पहुंच रहा होगा। पहले दिन बोल दिया था। मुझे उसके वर्किंग का तरीका पता है इजराइल का, कि वो किस हद तक जाके वहां पर रिटेलिएट करेगा। एक बात याद है, आप लोगों के 9x8 के कमरे में बैठ के मैंने आप लोगों को दूसरे या तीसरे दिन बोली थी, जब सब टैंक्स वैंक्स का सब लाइनअप हो रहा था कि इजराइल अभी ग्राउंड अटैक नहीं करेगा। सब कह रहे थे बस आज रात को होने जा रहा है। मैंने कहा था ना, लेबनान की लड़ाई में इजराइल की देख चुका हूं। अभी इजराइल कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 5 दिन और रुकेगा, जब तक बल भर बम्बार्डमेंट वहां पर नहीं कर लेगा। बाकी और भी आगे रुक सकता है। वैसे कल रात को इनकी एक विशेष टुकड़ी ने अंदर घुसने की कोशिश की, सुना है बड़ी तेज गोलाबारी हुई है। 47 हमास के लड़ाके सुनने में आ रहा है हलाक हुए हैं, और एक कोई इजराइल का जो सैनिक था वो हलाक हुआ है। तो एक बात देखिए साहब, यहां बैठ के बोली थी कि एड का मतलब बम्बार्डमेंट है, एड मामू बनाने के लिए है, हल्का सा मेकअप करने के लिए है। बस एक बात हो गई। दूसरी बात, आपका भाई कब से बैठकर पिछले 14 दिन से बता रहा है आप लोगों को, मैप दिखा दिखा के कि 1947 में क्या था मैप, फिर 1955 में क्या हो गया मैप, फिर 1967 वो 6 डे वॉर में क्या हो गया, फिर 1973 में क्या हो गया। तो इसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन के लिए आपके भाई ने 5 दिन पहले ये बोला, इस रीजन को 2005 की तरह पैलेस्टीनियन काउंसिल को हैंड ओवर कर देना चाहिए यहां के गवर्नेंस के लिए। ये एक तरीका है एक फाइनल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का, द 2 नेशन थ्योरी। और छोटी छोटी पॉकेट्स इजराइल ने अपने अधीन ले ली हैं, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर लिया है। वहां से इजराइल को वेस्ट बैंक से छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, वहां से एक पीसफुल सॉल्यूशन के चलते वहां से विड्रॉ कर जाना चाहिए। इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि इजराइल पहले भी वहां से काफी जगहों से विड्रॉ कर चुका है, ठीक। और एग्जैक्ट आप ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो इस्लामिक काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें यह बोला है कि 1967 से पहले जो मैप था उस पर 2 नेशन थ्योरी को हम लोगों को मान लेना चाहिए। यही लास्टिंग पीस का एक सोल्यूशन होगा। द क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान हैज कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीन स्टेट अलोंग द 1967 बॉर्डर्स। Mohammed bin Salman made the statement during an address to the joint summit of the Gulf Cooperation Council and the Association of Southeast Asian Nations. तो एग्जैक्ट वो बात निकल के आ रही है कि 2 नेशन आपको मानना पड़ेगा। जो हमास की थ्योरी थी, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, वो 14 दिन में ही औंधी पड़ती नजर आ रही है। अब ये 1967 का क्या मैप था, आप पहले वो देख लीजिए। अब हमास का सुन लीजिए। हमास फाउंडेड इन 1987 draws its ideological roots from the Muslim Brotherhood. Its dual role as a political entity and the militant force is central to its identity. The organization 1988 charter called for the establishment of an Islamic state in Palestine, covering the entirety of what is now Israel, the West Bank, the Gaza. यानी हमास ने 1988 में एक चार्टर निकाला और उसने कहा इस जगह पर हम 2 नेशन थ्योरी पर नहीं मानेंगे। और सन 80 में हुआ था ओस्लो एग्रीमेंट, जो जाहिलों का नेता जाहिल आजम बता रहा था कि ओस्लो एग्रीमेंट क्यों नहीं मानते हो, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ओस्लो एग्रीमेंट इस मारे नहीं माना जा सकता। हमास ने कहा था कोई ओस्लो नहीं,
हम ये कहते हैं कि पूरा फिलिस्तीन इस्लामिक होगा और यहूदियों का यहां रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यहां से बवाल शुरू हुआ था और इसके बावजूद अब आप ये मैप देख रहे हैं, जो ये वाली बात आ रही है 1967, तो जो मैंने बोला कि जो वहां पर सेटलमेंट्स थे इजराइल के, कुछ सेटलमेंट इजराइल को वहां से हटा लेने चाहिए। अब आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये आप लोगों को मैं गाजा स्ट्रिप दिखा रहा हूं। इस गाजा स्ट्रिप के मैप में जो आप ये छोटे छोटे ब्लू निशान देख रहे हैं, मैंने फुल जूम करके दिखा रहा हूं, ब्लू निशान, ये इजराइल यहां तक घुस गया था और यहां पर उसने अपने एस्टेब्लिशमेंट बना लिए थे। इजराइल ने 2005 के बाद इजराइल यहां से अपनी सारी फोर्सेस और सिविलियंस को लेकर यहां से विड्रॉ किया। ये बातें पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं रही हैं। इजराइल्स डिसएंगेजमेंट फ्रॉम गाजा, यूनिलैटरल विड्रॉवल ऑफ ऑल इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सेटलमेंट्स फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप इन अगस्त सितंबर 2005। इन लोगों ने, इजराइल ने सारे झगड़ों में, चाहे वो 1956 का हो, चाहे वो 1967 का हो, चाहे वो 1973 का हो, ये पूरा गाजा स्ट्रिप के अंदर घुस गए थे। आज जो ये लोग शेर बन के घूम रहे हैं और चूहे बन के सुरंगे बना रहे हैं, ये इस मारे बना रहे हैं क्योंकि इजराइल वहां से विड्रॉ कर गया। ड्यूरिंग द 6-day वॉर इन 1967, इजरायली फोर्सेस ऑक्यूपाइड द गाजा स्ट्रिप and in 1970 Israel built the first settlements in the territory। पूरी गाजा स्ट्रिप इजराइल ने कैप्चर कर ली थी 1967 में, वहां पर सेटलमेंट हो गया था। उसके बाद जब ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, आप लोग ये देख रहे हैं, वेस्ट बैंक एज पार्ट ऑफ दैट पीस प्रोसेस, मैंने रेड से अंडरलाइन कर रखा है, इजरायली फोर्सेस विड्रू फ्रॉम द सिटी इन 1994। सन 80 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। जो ये गटर छापों का नेता जाहिल आजम चार मीनारा की गलियों का बोल रहा था कि ओस्लो एग्रीमेंट क्यों नहीं मानते, इसको कुछ पता ही नहीं है जाहिल को। 1994 में पीस एग्रीमेंट के चलते इजराइल वहां से कंप्लीटली विड्रॉ कर गया, पूरा इस चार्ज यहां का हैंडओवर कर दिया। 2005 में वहां इलेक्शन हुए, अल फतेह से लोग नाराज थे, यानी पैलेस्टीन काउंसिल से नाराज थे। हमास को वोट देके उन्होंने हमास को चुनाव जिता दिया। उसके बाद हमास ने कहा ऐसी की तैसी, अब के बाद ये चुनाव ही नहीं होंगे। एक ही बार चुनाव हुआ 2005-2006 में, उसके बाद आज तक नहीं चुनाव हुआ। इसका इजराइल में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। जो सेटलमेंट में लोग रह रहे थे उन्होंने कहा भैया हम अपने मकान घर यहां बना चुके हैं, खेती बाड़ी कर चुके हैं, आप फिर हमसे कह रहे हैं गाजा छोड़ो। तो जैसा मैंने एक प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था, 2 लाख डॉलर्स हर आदमी को दिया गया गाजा छोड़ने के लिए, ओस्लो एग्रीमेंट का सम्मान करने के लिए। और उसके बाद ये थ्योरी लेके आए कि साहब दिस होल एरिया बिलोंग्स टू पैलेस्टीन एंड मुस्लिम्स, और इजराइल को यहां पर कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब ये जो आप दूसरा मैप देख रहे हैं, ये है वेस्ट बैंक का। इसी तरह 1967 में इजराइल यहां पर भी घुस गया और यहां घुसने के बाद भी उसने अपने बहुत सारे छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स बना लिए, यानी जो इजराइल का हिस्सा था वो तो है। उसके अलावा 1967 की वॉर में इजराइल गाजा पट्टी पे भी घुस गया और वेस्ट बैंक पे भी घुस गया। जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि 1967 तक तो जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा था, और जब वो घुस गया तो ओस्लो एग्रीमेंट का सम्मान करते हुए उसने कहा कि एक फेजेस में पहले हम गाजा से बाहर निकल आते हैं, और इजराइल पूर्णतः गाजा से बाहर निकल आया। ऐसा नहीं है कि इजराइल यहां घुस नहीं पाया था, इजराइल अपनी मर्जी से बाहर आया। एक एस्टैब्लिशमेंट अपना वहां पर खत्म किया गाजा पट्टी पर, और इजराइल ने कहा इसके बाद हम वेस्ट बैंक पर अपना खत्म करेंगे। लेकिन वेस्ट बैंक पर भी लोग सेटिस्फाई नहीं थे, भले वो जंग नहीं कर रहे थे, लेकिन ये गाजा वाले बमबारी करनी शुरू कर दी इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने कहा ऐसी की तैसी, हम नहीं मानते ओस्लो एग्रीमेंट को। ये प्रॉब्लम थी ओस्लो एग्रीमेंट की, मैं विद एविडेंस दिखा रहा हूं, चाहिए तो गूगल कर लीजिएगा। तो ये वाली बात जो अब मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि 1967 वॉर से पहले का जो बॉर्डर था उसकी 2 नेशन थ्योरी पर तैयार हो जाना चाहिए। 2017 आते आते हमास भी उसके लिए तैयार हो गया, चूहे अपनी औकात पर आ गए।
लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ? इजराइल नहीं हुआ। इजराइल ने कहा मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इस मारे इजराइल तैयार नहीं हुआ। और इजराइल ने यह साबित कर दिया कि जो भरोसा नहीं कर रहा था सही कर रहा था। अब जो मोहम्मद बिन सलमान ये सजेशन दे रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, कोई बदलाव लाना चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ भाई, एक मुल्क को, एक क्षेत्र को जो बनी इजराइल का था, अच्छा हाँ, एक और दलाल मुसलमान मिल गया दुनिया में, मुझको नहीं पता। सुनो, Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. Sorry, Mia, you are wrong. Israel is 3,000 years old, 75 years young. And this is not coming from a Jew, but from a proud Muslim. The prophets of God whom I believe in were Israelites. A significant number of these prophets disseminated their teachings in the land of Canaan, a land which Joshua bin Nun later renamed Israel. And then King David proclaimed Jerusalem as the nation's capital. Yes, Mia, it wasn't Donald J. Trump, it was King David. Even Jesus of Nazareth, Mia, called the land Israel. सुना, ये अरबी है। अब इसको भी ये दलाल बोलेंगे, इसको यहूदियों का चेला बोलेंगे, यहूदियों का दलाल बोलेंगे, गटर छाप, क्योंकि इसको आरएसएस का दलाल तो नहीं बोल सकते। चलो दुनिया में कोई और सच बोलने वाला मुसलमान तो मिला, ईमान वाला मुसलमान तो मिला। तो भैया जो मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 1967 में तुम उसकी ऐसी की तैसी कर दो, पहले तो 1948 में ऐसी की तैसी कर दो। उसने फिर मार मार के तुम सबको भगाया, पैलेस्टीनियों को। अच्छा खासा अपना क्षेत्र लेने आया था, तुम लोगों ने कहा नहीं हम तो पंगा लेंगे, तुम्हें यहां घुसने नहीं देंगे। फिर 1956 में तुमने उसकी ऐसी की तैसी करने की सोची, उसने तुम्हें फिर मारा। फिर 1967 में तुमने उसकी ऐसी की तैसी करने की सोची, उसने तुम्हें फिर मारा। फिर 1973 में तुमने उसकी ऐसी तैसी करने की सोची, उसने तुम्हें फिर मारा। जितना मारता गया उतना थोड़ा 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 तुम्हारा इलाका लेता गया। पहले भी बता चुका हूं, पूरा इलाका नहीं लिया तो बीच बीच में एस्टैब्लिशमेंट ले लिए। मैं आपको ये दिखा चुका हूं, जहां ब्लू स्टार नजर आ रहे हैं और जो रेड स्टार नजर आ रहे हैं, ये पैलेस्टीनियंस के एरिया में अभी भी इजराइल घुसा हुआ है। तो जब तुम मिल के सारे अरबी, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, तुम इजराइल की ऐसी की तैसी कर रहे थे, तब तुम्हें अकल नहीं आई थी कि उसकी ये जगह उसकी भी है। तब तो तुम उसकी ऐसी की तैसी करने पे लगे रहे। जब वो तुम्हारी बार बार पिटाई करता रहा, 1967 में तुम्हारी पिटाई कर दी, तो तुमको लगा नहीं अभी हम फिर से इसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो 1973 में त्योहार के दिन, जैसे इस बार त्योहार के दिन किया है, 50 साल पहले त्योहार के दिन बुजदिलों ने, चूहों ने, कायरों ने त्योहार के दिन फिर उन पर अटैक कर दिया। कब? 1973 में। 2 दिन तो इजराइल पिटा, उसके बाद फिर पलट के उसने मारा और फिर और इलाका ले लिया। तो ये अकल जो सऊदी अरेबिया को आज आई है, रिजवान अहमद को तो आज से एज अ चाइल्ड, जब वो 17-18 साल का था, तब मुझे आ गई थी कि इसके साथ गलत कर रहे हैं, ये 2 नेशन थ्योरी पर ये सेटलमेंट होना चाहिए। आज सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान बोल रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी को हम लोगों को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि तुम सब मिलकर उसकी ऐसी की तैसी नहीं कर पाए, इस मारे कह रहे हो कि भाई 2 नेशन थ्योरी को मानना चाहिए। अगर 1967 में इजराइल की ऐसी की तैसी हो जाती, इजराइल का एरिया घिर जाता, अरबी फोर्सेस घुस के इजराइल का एरिया कैप्चर कर लेती, फिर 1973 में उससे पंगा लेती, फिर इजराइल का पोर्शन कवर कर लेती, इजराइल को इतने से इतना कर देती, तो आज का मोहम्मद बिन सलमान बोलते कि नहीं भैया सब इजराइल का एरिया लौटाओ, वापस 1966 पर चलो। ना बोलते ना, क्योंकि उसने मेहनत कर, क्योंकि उसने शिद्दत से, क्योंकि उसने अपने रिजिलियंस से, अपने एंडेवर से अपने को इतना मजबूत कर लिया कि तुम 6 के 6 मिलके उसको तो मार नहीं पाते हो हैं। तो आज तुम्हें ज्ञान आ रहा है कि ये 1967 से पहले का बॉर्डर फिर से बन जाने चाहिए। अरे भाई बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, इजराइल मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदमी कहता है कि बेटा जब तुम हमारी ऐसी की तैसी करने आए थे तब तुम्हें अकल नहीं आई थी, 50 साल तुम्हारी कुटाई करी है, उसके बाद तुम्हें अकल आई है। जो रिजवान अहमद को अकल, अरे हाँ किसी ने मुझे हाथ मारने को मना किया है, अब मैं हवा में हाथ मार दिया करूंगा। तो अब 50 साल बाद जो सऊदी अरेबिया के शेख को अकल आई है, ये रिजवान अहमद को अकल तब आ गई थी जब रिजवान अहमद 16-17 साल का था और अपने खाने के टेबल पर बैठकर अपने फादर के साथ डिस्कस करता था कि विदाउट 2 नेशन थ्योरी इस जगह का कभी सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। तुम यहूदियों को हल्के में लिए थे, अभी भी हल्के में लिए हो, देखे जाओ 6000 पहुंच गए हो ना,
10,000 की गिनती अभी पार करेगा इजराइल। 7 दिन और रुको। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये है कि हाँ, बस ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बातें कुछ कड़वी हैं जो हम हजम नहीं कर पा रहे बहुत अरसे से। तो अभी जब हमें मार पड़ी है, बिल्कुल ही मुसलमानों को मार पड़ी है, ये सच्ची बात है, माननी कोई माने ना माने, क्योंकि इन्हें मार इस तरह पड़ी है, ये सारे मिल के भी गए तब भी वो इनसे नहीं हारा। मतलब वही बात है ना कि ये तलवार के जोर पे बहुत सारी जगह ली गई, अभी तलवार नहीं है, अभी पिस्तौल और गन्ने और बड़े वो बड़े तलवार के जोर भी होता है। हाँ, मतलब एक मिसाल ही बन यहाँ गई पे है, तलवार के जोर पे इसराइल ने ले लिया है। अभी हम मतलब कौन सी भी डेट वाला मानने के तैयार है, ऐसा नहीं है। बस अभी जो है ना, ये हमास की गलती मानो सब लोग। मैं पहले खुश हुआ था, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमास ने अच्छा किया, पर वहां मैं गलत था। हमास ने अच्छा नहीं किया। हमास के पास जब इतनी ताकत नहीं है, वो अकेला इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, तो उसने ये पंगा क्यों लिया है। अभी वो इसराइल इससे भी बड़ी गलती कर रहा है, वो हमास के साथ लड़ना उसको चाहिए। वो हमास की बजाय वो बेगुनाह लोगों को मारता जा रहा है, किसी भी जगह पे अटैक करता है। उधर मैंने आज एक इतनी दर्दनाक वीडियो देखी है, एक माँ को बहुत सी बड़ी बिल्डिंग गिरी है, उसके नीचे एक माँ को निकाला बहुत मुश्किल से, और उसकी बेटी थी मेरे ख्याल है 8 से 10 साल की, उसका सर फंसा हुआ था, वो निकाला उन्होंने। वो कितनी दर्दनाक वीडियो थी, मैंने वो देखी है। तो इस तरह वो इनोसेंट लोगों को, बेगुनाह लोगों को इसराइल मारता जा रहा है। ये इंतहाई जुल्म है, जो बराक ओबामा ने भी कहा है कि इसराइल को चाहिए कि ऐसे लोगों का ना मारे जो बेगुनाह है। वो मारना चाहता है, जहां उसको शक है हमास के वहां मारे, जहां कहीं सुरंगें उसको पता लग चलती हैं वहां मारे। यार लड़ने वाले से लड़े ना, बेगुनाहों के। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि वो बेगुनाह को क्यों मार रहा है, वो उनको मारे जिन्होंने हमला किया है। मैं इस चीज को, हॉस्पिटल को जो उड़ाया है उसमें हाँ। कौन से हमास के लोग थे? हमास के लोग। तो ये बातें बड़ी कड़वी हैं। अभी तो 6,000 कुछ भी नहीं है, बहुत आगे तक असल जाएगी। में ये सारी चीजें वो कर रहे हैं हमास की सांसें बंद करने के लिए, हमास को एज इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए। समीर भाई ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर हमास को मुझे ये नहीं समझ आ रही यार हमास हमास को को भी क्या चाहिए ना फ्रंट पे आ जाए, वो भी तो इस हाँ। तरह उसको भी लड़के मरे ना, क्यों एहसास ना होना दे? चाहिए कि इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं, इतने उसको बहादुर क्यों नहीं फ्रंट पे आ साथ? जाओ, हाँ, फ्रंट पे हो आके लड़ो, सामने आओ, मैदान में आ जाओ। हाँ। इसराइल के कहो कि मैं मैदान में हूँ, तुम और मैं आमने सामने इनोसेंट लोगों को वो दरमियान में गजा से पट्टी बनाओ। आपने भी देखी हुई है, गजा पट्टी पे इधर से वो शुरू हो, इधर से ये शुरू हो, मार ले दोनों। फिर एक और बात है, अगर ठीक है वो इस तरह नहीं आना इसराइल के पास चाहता, इस बात का काउंटर जवाब है हमें देने के लिए कि वो कहेंगे कि हमारे जो इनोसेंट लोग हमास मारते हैं, हमास तब हाँ। क्यों एहतियात नहीं हाँ, करते? वही मैं ये बात करने वाला था कि हमास के पास जब ताकत नहीं है, तो उसने फिर ये, अभी लफ्ज थोड़ा गलत नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब की वजह से, तो फिर उसने ये पंगा लिया क्यों? जब उसके पास ताकत ही नहीं है, अपने आप को बचा नहीं सकता, अपने लोगों को नहीं बचा सकता। गजा पट्टी में बेगुनाह लोग मरे, मुझे सिर्फ तकलीफ उन लोगों की वही है। बात है कि जब सियासत की बात आ रही है ना, कि सियासत 2005 से वो जीता और उसके बाद उसने वो वहां पे जमहूरियत ही खत्म कर दी, और उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए। तो जाहिर है वो अपनी जो है वो दाग बैठाने के लिए जो है हमास ने ये हमला किया। और उस उसने वक्त- पहली बार उसने ये सोचा था कि वो जो बंदे पकड़े उनके जोर पे मैं सब कुछ करवा हाँ, उसने लूंगा। बंदे पकड़े ना कुछ, तो उसकी वजह से उसने कुछ मनाने थे, मनवा के जो है हाँ। अपना वापस इलाका लेके जो कहना था कि ये देखो हमने ले लिया वापस। मगर इसराइल ने उसकी परवाह ही नहीं की। लेकिन इसराइल को अपने बंदों की परवाह नहीं थी और ना उसको फलस्तीनी की परवाह है। वो उसकी ईगो पे अपने ले गया इसराइल, और ईगो की वजह से अब वो लड़ाई खत्म नहीं करना चाहता। वो कहता है कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा मैं भी खत्म नहीं करूंगा जंग। मैं तो हालांकि उसको समझा रहा है कि ये चीजें जो है वो हमें भी तबाह करेगी, क्योंकि बाकी की अगर बीच में पड़ जाएंगे, अभी जैसे इन्होंने भी बताया जो एड का नाम दिया, और एड जो उन्होंने दी वो एक लॉलीपॉप दिया, और उसके बाद फिर बमबारी शुरू कर दी कि सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो हम खुदा तरस लोग हैं और फलस्तीनियों पे हम तरस कर रहे हैं और एड दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर बमबारी कर दी, और यही बात है कि अगर वो लॉलीपॉप ना देते तो सारे जो है वो तैयार हो चुके थे। लेबनान, शाम और ईरान, सऊदी सब तैयार थे इस में आने के लिए। और उसके अलावा चाइना और रशिया ने भी मेरे ख्याल में अपने, चाइना ने भेजे हैं या रशिया ने भेजे थे अपने पहली बेड़े, और उन्होंने कहा था अगर जंग होती है तो हम भी बीच में आएंगे। तो बहरहाल ये सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के लिए, उन सबको चुप करवाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, और ये इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमास ने किया वो भी गलत है और जो इसराइल कर रहा है वो भी गलत है, दोनों गलत है। और हाँ, क्योंकि अब इसराइल पीछे नहीं हट रहा, उसको अमेरिका भी कह रहा है कि पीछे हट जा, वो नहीं पीछे हट रहा, वो सुन ही नहीं रहा।
हाँ, मतलब वो भी मेरा ख्याल इसराइल भी चाहता है। बच्चा जो होता है ना वो उस जैसा उसका हाल हो चुका है। समीर अली भाई ये भी बात है, पर इसराइल भी मेरा ख्याल है वो आलमी जंग चाहता है, क्योंकि उसे भी आलमी चाहिए कि अभी जंग- अमन बेहतर था, अभी वो अमन की तरफ आ जाए ना। अभी जो लोग हैं ना वो यही कहते हैं कि अगर जंग होगी तो आपका थर्ड टेंपल बनेगा, अगर थर्ड टेंपल बनेगा तो आपका मसीहा दज्जाल आएगा, अगर आपका मसीहा दज्जाल आएगा तो आपका सारा कुछ हल होगा। मतलब ये जंग उनके मरबी लोगों ने बताया हुआ है कि ये जंग होगी, इसमें इसराइल जीतेगा, और हमारे भी बड़े बोल और रहे हैं। क्रिश्चियन की भी एक ना वो नाम है उसमें भी इस जंग का, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो इसीलिए मैंने तो एक फ्रांस ने न्यूज़ बयान सुनी दिया है, ना। मैंने भी एक न्यूज़ सुनी है अमेरिका के एक बंदे की जो कि ऑफिशियली बंदा है, उसने कहा था कि ये पता नहीं कोई क्या नाम था उस जंग का, और वो जंग है जी अभी ये शुरू होने वाली है, और अगर ये शुरू होगी ज़ाहिर है वो आलमी जंग होगी, वो मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियन में भी लिखी हुई है और यहूदियों में भी लिखी हुई है। और अगर वो आलमी जंग शुरू होती है तो काफी सारे जो इलाके हैं वो इसराइल ले जाएगा और ग्रेटर इसराइल बनेगा, और उसके बाद उनका मसीहा भी आएगा, सारा कुछ होगा। इसीलिए तो इसराइल को ना इस जंग के लिए एक बहाना चाहिए था, जो कि हमास ने उसको बहाना दे दिया। वो खामोशी से बैठा हुआ था, लेकिन हमास ने उस सोए हुए को जगा दिया, अब उसको बहाना मिल गया। और उसका ये कहना है कि हमास जब तक है हम जंगबंदी नहीं करेंगे, चाहे जितने कंट्री मर्जी हमें समझाते रहें, कहते रहें कि जंगबंदी करो, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपनी ही मर्जी करेंगे। आज फ्रांस ने भी बयान दे दिया, फ्रांस ने भी थपकी लगाई है। फ्रांस ने कहा है इसराइल को कि बिल्कुल हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और हम तब तक इस जंगबंदी को रोकने के लिए तुम्हें नहीं कहते जब तक हमास का नामो निशान न मिटा दिया जाए, क्योंकि हमास को हम टेररिज्म मानते हैं, और टेररिज्म ना कि यहूदियों के लिए खतरा है बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसके लिए भी खतरा है। और हम इस मिशन में तुम्हारे साथ हैं कि तुम हमास को जड़ से खत्म करो। हाँ, और दूसरी बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि अभी हमास को भी पहले अकल होनी चाहिए थी कि पूरी दुनिया इसराइल के साथ है, बड़े ताकतवर सारे मुल्क इसराइल के साथ है, सबसे और हमास कुछ भी नहीं पीछे है। बैक भी है ना हाँ, उसकी। हमास कुछ भी नहीं है, और हमास के साथ जितने भी कंट्री होंगे कोई बैकवर्ड पे उसके होगा, वो भी इतने ताकतवर नहीं है कि इन कंट्रियों के साथ वो मुकाबला कर सके। फिर उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही, चलो मैं यहाँ करता हूँ, हो सकता है कमर में को बता दे या इनमें से को बता दे कि ये जो चीन है वो बोलते हैं कि एक जगह उन्होंने ट्रेनिंग की है, जगह पूरे समुद्र में कई जगह पे, और उनके बेड़े हैं वो नामालूम मुकाम की तरफ गए हैं। इससे मुराद क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही। वो क्या चाहता है, वो किसकी साइड से लड़ना चाह रहा है? चीन हाँ, चीन अभी क्या करना चीन चाह रहा लड़ना है? चाह रहा है कि फलस्तीन की साइड से लड़ेगा, जाहिर है वो अमेरिका के खिलाफ ही लड़ेगा। हाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है वाज़ह लफ्ज़ में रशिया हमारे तो चैनल पे अमेरिका बोला के है। खिलाफ ही लड़ेगा ना। रशिया कि- तो चिचनिया जो उसके साथ इत्तेफाकशुदा है उसने तो उसको इजाजत दे दी है कि अगर वहां पे जंग होती है तो आप फलस्तीन में जाके लड़ सकते हैं। रमजान का अच्छा ये अच्छा ये उसको इजाजत मिल चुकी है, और ये बड़ी लंबी गेम है, और अगर ये जंग होती है तो ये वाकई आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें इंडिया भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, ना चाहते हुए भी आएंगे ये सारे। कुछ आना पड़ेगा। कुछ बैकग्राउंड से आएंगे, कोई सामने से आएंगे, दोनों अगर जो किबला अवल है ना वहाँ पे जो इबादत का है उस पे आता है, तो फिर पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा, और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनको आना जरूर पड़ेगा। फिर वो पाकिस्तान आएंगे। बेशक उसकी वजह से ना आए, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की वजह से जरूर आएगा। ये बात है। नहीं, ज्यादा नहीं है। मैं नहीं, अगर जंग होती है, अगर आलमी जंग होती है, ज़ाहिर है इंडिया ने साथ देना है इसराइल का जाके, और इसराइल ने कोशिश करनी है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ एंगेज करना और पाकिस्तान उधर ना जाए। तो फिर इधर इस खिते में पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में मुठभेड़ हो जाएंगे, उधर से रशिया चाइना जो है वो उधर से लड़ेंगे अमेरिका के साथ। ये बड़ी लंबी गेम चल जाएगी, और ये बड़ी रोकना खतरनाक हो मुमकिन जाएगी। नहीं है। आलमी जंग मतलब वाकई में तब्दील होगी। जैसे ग्लोबल विलेज है वैसे ग्लोबल जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल होगी। पूरे दो मतलब धड़े दुनिया में जंग दो करनी धड़े है। बन जाएंगे ना, दो धड़े बनेंगे, और ये है कुछ लोग अभी कहेंगे को कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि ऐसा कभी भी ना हो, कुछ ना हो। लेकिन अगर ऐसा खुदा न खासा अगर ऐसा होता है तो ये सारा कुछ होगा। हाँ, ये जियो पॉलिटिक्स होती है और इसमें ऐसा ही होता है। जिस तरह इसराइल के साथ काफी सारे कंट्रीज खड़े हो चुके हैं, इस तरह हमास को भी उम्मीद थी, चंद इस्लामी ममालिक हैं कि हमास को उम्मीद थी, यकीन था कि वो कंट्रीज उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन उन कंट्रियों की तरफ से सिर्फ बयानात ही आए हैं, वो साथ नहीं। हमास को चाहिए था अगर ये ऐसी काम करने भी है, अगर साथ होने के लिए, तो बाकी कंट्री से मशवरा करके करता सारा। बिल्कुल। जिनकी वजह से वो खुद उछल रहा है ना, कूद रहा है, तो उसे मशवरा तो इसने किया नहीं है उसने किसी अभी से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं बचा रहे अभी गजा को, कोई भी नहीं बचा पा रहा। क्योंकि किसी से मशवरा ही नहीं किया, अचानक उसने हमले कर दिए, किसी को पता तक ना है, सलमान किसी को प्रेस पता जो नहीं। है वो जो बाइडन को फोन करता है, जो बाइडन आगे से जवाब देते हैं कि यार इस तरह नहीं, इस तरह, तो फिर सलमान प्रेस जो है वो खामोशी से बैठ जाता है। सलमान प्रेस भी अब क्या करे यार, वो उस जगह पे मैं सलमान यार वो प्रेस उसका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं वो हमास के लीडर का कल का बयान मैंने आज सुना है। कल का बयान है उसका कि
पूरी दुनिया ये जंग रुकवाए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा, इधर के जितने फलस्तीनी उनका। तो पहले तुमको ये सोच नहीं आई क्या? पहले तो ये तो उन्होंने- मैं कहता हूँ ना, अगर पता भी था कि ये सारा कुछ होना है तो फिर उंगल लेने की जरूरत क्या आती है? अगर हमास ये बयान दे रहा है तो हमास फिर अपने हमले क्यों नहीं रोक रहा? वो भी तो रोके ना। हमास बीच में अब हिजबुल्ला भी पड़ चुकी है ना, हिजबुल्ला भी पड़ चुकी है, जिस वजह से अमेरिका को ये नुकसान है, क्योंकि हिजबुल्ला के कई जो वो कहते हैं ना स्लीपर सेल, वो अमेरिका में है। तो अगर हिजबुल्ला अमेरिका की वजह से ये सारा कुछ हुआ तो अमेरिका को ये डर है कि हिजबुल्ला के यहाँ के स्लीपर सेल अगर जाके तो यहाँ पे धमाके हो जाएंगे और हमारे मुल्क में होना शुरू हो जाएंगे। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि अपने मुल्क में हो, वो चाहता है बाकी मुल्कों में हो, वहां पे मैं असला सप्लाई करूँ, अपने मुल्क में कभी भी जंग नहीं चाहेगा अमेरिका। तो ये सारी गेम है, और लेकिन ये है कि हमास को पीछे हटना चाहिए और सबको पीछे हटना चाहिए, और ये अभी जंग बंदी हटने होनी का चाहिए। नुकसान होगा, अभी हटने का, लड़ने का फायदा होगा, मर जाएंगे चलो शहीद हो जाएंगे, हटने का ज्यादा पता नुकसान क्या है यार, वो वो जगह टू जाते हैं। नेशन थ्योरी जो है वो उस हिसाब से कर लें, जो भी होता है। टू नेशन थ्योरी की एक मसले का हल है और कोई मसले का हल नहीं है, सेपरेट कर लें सारा कुछ, और सब कुछ टेबल पे बैठ के जितने कंट्रीज हैं सारे बैठ के जो है फैसला करें वहाँ पे, और एक जो है वो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से बाउंड्रीज बने और बाउंड्रीज के अंदर अंदर रहें, जो कोई वायलेशन करेगा फिर उसके खिलाफ सारा कुछ हो, और यही हल हो सकता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। इनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि टू नेशन थ्योरी का साहब जो है वो बिल्कुल ठीक था। और बाकी ये है कि अभी सलैम भाई सो रहे हैं, क्योंकि उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। जी मुझे तो बोर फील होता है क्योंकि बार बार एक ही मसला, एक ही चीज जो है वो चल रही होती है। बारह तजिया निगाह बैठे हुए थे दो तीन, और इन्होंने अपनी बात कर दी है, और मीन्स के आप तीनों ने बोलना होता है, और ये मौजूद जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर कितना बोलेंगे और कितनी बहस करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए आगे हालात क्या चल रहे हैं, मैं तो रोज यही देखता हूँ, आज ये हो गया आज वो हो गया, लेट्स सी। और एक और बात आपको बतानी थी कि दूसरे चैनल पे जाएं, देसी वी रिएक्शन 2, वहाँ पे महाभारत हमने शुरू कर दिया है, एक एपिसोड अपलोड हो गई है, कल तक 2 हो जाएगी, तो लाजमी जाएं जी यार, वो वहाँ पे हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर चाहता है तो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि वहाँ पे महाभारत ही आएगी और बाकी ड्रामे ही आएंगे। महाभारत खत्म होगी उसके बाद अगला ड्रामा कोई शुरू करेंगे आपकी रिक्वेस्ट पे, तो इसलिए आप लोग उसको जो है अपना सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को वॉच करें और सपोर्ट करें जी हमें उस चैनल पे, देसी वी रिएक्शन 2। और भाई साहब का एक चैनल है देसी ब्रदर रिएक्शन, उस पे भी जाएं, देसी ब्रदर रिएक्शन वो लिखेंगे तो सामने आ जाएगा, उधर भी जाएं और वहां पे भी सब्सक्राइब करें, और फेस टू फेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।